साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर गुजरात से लेकर मुंबई के समुद्र किनारे बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बंदर पर कौन सा सिग्नल कौन सी हवा की गति का संकेत देता है, आइए जानते हैं। अरब समुद्र में साइक्लोन बिपरजॉय के पगले गुजरात के समुद्र में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर समुद्र तट पर सिग्नल नंबर 2 को कार्यरत किया गया है। जाफराबाद पीपावाव पोर्ट पर समुद्र तूफानी बनने की संभावना है, इसलिए बंदर पर 2 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। क्या आप जानते हैं कि साइक्लोन की संभावना को लेकर कौन सा नंबर का सिग्नल कब लगाया जाता है? सिग्नल नंबर 1 पवन की गति 1 से 5 किलोमीटर तक हो तो लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 2 पवन की गति 6 से 12 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 3 पवन की गति 13 से 20 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 4 पवन की गति 21 से 19 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 5 पवन की गति 30 से 39 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 6 पवन की गति 40 से 49 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 7 पवन की गति 50 से 61 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। बंदर पर से पसार होते तूफानी पवन बन जाता है। 8 नंबर पवन की गति 62 से 74 किलोमीटर के बीच होती है। 9 नंबर सिग्नल पवन की गति 75 से 88 किलोमीटर की होती है। 10 नंबर सिग्नल पवन की गति 89 से 102 किलोमीटर की होती है। 11 नंबर सिग्नल पवन की गति 103 से 118 किलोमीटर हो तब लगाया जाता है। बहुत खराब हवामान का अनुभव अत्यंत भयजनक होता है। 12 नंबर का सिग्नल पवन की गति 119 से 220 किलोमीटर की हो तब लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची और राज्य की जनता को साधने में जुट गई। इसी क्रम में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची और राज्य की जनता को साधने में जुट गई। इसी क्रम में उन्होंने आम सभा को संबोधित बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी को दी गई गालियों से लंबी तो एमपी बीजेपी सरकार के घोटालों की लिस्ट है। तकरीबन हर महीने एक घोटाला हो ही रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 3 सालों में शिवराज सरकार केवल 21 सरकारी नौकरियां ही दे सकी हैं। मालूम हो, कर्नाटक चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता उन्हें गालियां दे रहे हैं। अब शब्द गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेसी उन्हें 51 बार गालियां दे चुके हैं। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी ने इसी बयान को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने आगे कहा, पिछले 18 साल से प्रदेश की जनता के साथ धोखा हो रहा है। धन बल के जरिए जनादेश को कुचला जा रहा है। हमारी सरकार में जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने हमारी सरकार को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पिछले 1 साल में परमाणु हथियार बढ़ाने के मामले में चीन सबसे आगे है। हालांकि चीन के अलावा रूस, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी अपने परमाणु भंडार में इजाफा किया है। चीन ने इस साल 60,000 हथियार बढ़ाए हैं। वहीं रूस ने 12, पाकिस्तान ने 5, नॉर्थ कोरिया ने 5 हथियार बढ़ाए हैं। क्या है भारत की स्थिति, आइए जानते हैं। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 1 साल में 60 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। इस मामले में वह रूस, भारत और पाकिस्तान से कहीं आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 12,512 परमाणु हथियार है। एक बार फिर दुनिया में परमाणु हथियारों को जमा करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। मौजूदा दुनिया मानव इतिहास में सबसे खतरनाक मोड़ पर है। पिछले 1 साल में परमाणु हथियार बढ़ाने के मामले में चीन सबसे आगे है। हालांकि चीन के अलावा रूस, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने भी अपने परमाणु भंडार में इजाफा किया है। चीन ने इस साल 60 हथियार बढ़ाए हैं। वहीं रूस ने 12, पाकिस्तान ने 5, नॉर्थ कोरिया ने 5 और भारत ने 4 हथियार बढ़ाए हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियार के मामले में भारत से आगे है। उस पर 170 परमाणु हथियार है, जबकि भारत पर 164 हथियार है। नॉर्थ कोरिया पर 30 परमाणु हथियार है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों में बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। दुनिया भर में अनुमानित 12,512 परमाणु हथियार है। इनमें से 86 हथियार इस साल तैयार हुए हैं। कुल परमाणु हथियार में 9,576 संभवित इस्तेमाल के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद अब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले की रणनीति अपनाने का फैसला लिया है। किस फॉर्मूले पर काम करेंगी अब कांग्रेस, आइए देखते हैं। कांग्रेस पक्ष अब आगामी चुनाव के लिए कोई भी गलती करना नहीं चाहती और एक एक कदम सोच समझ कर रखना चाहती है, जिससे चुनाव में कांग्रेस को बढ़त के साथ जीत मिल सके। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद अब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले की रणनीति अपनाने का फैसला किया है। कांग्रेस पक्ष को लगता है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भाजपा सरकार से नाराज है और वह चाहता है कि नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे जाए। मोदी इसका जवाब नहीं देने देंगे तो इससे यह आभास होगा कि मोदी जवाब देने से भाग रहे हैं और नाराज लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। इस असंतुष्ट वोट बैंक को भुनाने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को भरोसा है कि यह नीति दक्षिण भारत में कारगर साबित होगी और कांग्रेस फिर से एक्टिव हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमलों से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। यह मान्यता हिमाचल और कर्नाटक में टूट गई है। 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उम्मीदवार को मत देखो, मुझे वोट दो, लेकिन हिमाचल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के विवरण के साथ राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर कार्यवाही करने का दबाव बढ़ रहा है। राजस्थान में चुनावी शंखनाद होने वाले हैं। भाजपा को यह एहसास है कि वह हरियाणा में जाट फैक्टर को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन यूपी में इन्हें ये भारी पड़ सकता है। बीजेपी को पहलवानों के मुद्दे पर जाट वोटों का हो सकता है नुकसान। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों के बहाने जाट समुदाय को भाजपा के खिलाफ करने के प्रयासों से भाजपा चिंतित है। खाप महापंचायत बताकर राकेश टिकैत सहित नेता इस मुद्दे को जाट समाज का मुद्दा बना रहे हैं। इसका असर विधानसभा लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में शक्तिशाली जाट समुदाय लगभग 40 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। शुरू में यह मुद्दा हरियाणा के पहलवानों तक ही सीमित था, क्योंकि अधिकांश प्रदर्शनकारी हरियाणा जाट समुदाय के पहलवान है। उस समय यह विरोध भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि हरियाणा में भाजपा जाट समुदाय के प्रभाव को कम करने और गैर जाट वोट बैंक बनाने में सफल रही है। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी को भरोसा था कि वह इस गैर जाट वोट बैंक के बल पर जीत हासिल करेगी। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदाय में लगभग 40 लोकसभा सीटों और लगभग 160 विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है, जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अजित पवार के सूत्रों ने कहा, अगर एनसीपी अपने सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना से अधिक सीटें हासिल करती है तो अजित पवार को सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार की भूमिका होगी खास। कुछ बड़ा करने के मूड में है शरद पवार, आइए जानते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जहां सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का पार्टी प्रभारी बनाया है और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का प्रमुख भी नियुक्त किया है, वहीं अजित पवार के लिए इनाम का कुछ वादा अभी भी हो सकता है। एनसीपी को उम्मीद है कि वह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएंगे और 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद एमवी के सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेंगे। अगर एनसीपी अपने सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना से अधिक सीटें हासिल करती है और एमवीए आधे रास्ते को पार कर जाती है तो अजित पवार सूत्रों का कहना है कि सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि सुले की पदोन्नति का मतलब है कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अजित पवार ने शनिवार शाम फेरबदल के बारे में कहा, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे राज्य की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है।
अजित पवार ने शनिवार को कहा कि जब पवार ने पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, तब उन्होंने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सुले के नाम का प्रस्ताव दिया था। अजित ने कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें एनसीपी में कोई पद नहीं मिला, उन्हें समझना चाहिए कि पार्टी ने उन्हें विपक्ष के नेता का पद दिया है और वह महाराष्ट्र की राजनीति पर ध्यान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।